कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। मैं हूं आकाश जैन और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th साइंस से केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के वेज के बारे में। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होती है? A solution in which no more solute can be dissolved at a specified temperature are called saturated solutions. ऐसी solutions जिनमें किसी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर किसी एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट से ज्यादा डिसॉल्व ना हो, उन सॉल्यूशंस को सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। दूसरी टाइप जो आते हैं वो हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इनको देखते हैं ये क्या होते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो कोई ऐसी सॉल्यूशन जिसमें किसी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सके, या यूं कहें कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस सॉल्यूट का और अमाउंट उसमें डिसॉल्व हो सके, ऐसी सॉल्यूशंस को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहा है। यहां बात करें तो दोनों सॉल्यूशंस में टेम्परेचर की बात की गई है। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट है वो किसी सॉल्यूशन में वो इंक्रीज की जा सकती है। तो अल्टीमेटली इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि किन्हीं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को अगर हम हीट करें तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं, यहां मैंने एक टर्म यूज की थी सॉल्युबिलिटी की। तो बात करते हैं ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट की बात करते हैं। सो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। याद रहे 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट, किसी सॉल्यूट की वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो किसी सॉल्वेंट के 100 ग्राम में डिसॉल्व हो सके, वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। यहां भी हमें याद रखना है कि एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर मींस टेम्परेचर को फिक्स रखने पर किसी सॉल्यूट का वो अमाउंट, वो मैक्सिमम अमाउंट जो किसी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए, उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। तो यहां मैंने नोट लिखा है कि सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज टेकन एज मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये बहुत ही याद रखने वाली चीज है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं। तो एग्जाम्पल में बोला गया है 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट dissolves in 75 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। मींस एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर दिया है 60 डिग्री सेल्सियस, जिस पर 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट को हम 75 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। What is its solubility in water at that temperature? तो हमें पोटेशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है वाटर में एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है
12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व्स इन 75 ग्राम ऑफ वाटर। कहने का मतलब है कि 75 ग्राम ऑफ वाटर जो है ये डिसॉल्व कर रहा है किसको? 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट को। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम ऑफ वाटर डिसॉल्व करेगा 12/75 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट को। तो इससे हम बनाते हैं कि 100 ग्राम ऑफ वाटर डिसॉल्व करेगा कितना अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट? 12 divided by 75 multiplied by 100 ग्राम of potassium sulfate। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट मीन्स 16 ग्राम of potassium sulfate is dissolved in 100 gram of water. That means solubility of potassium sulfate is 16 gram per 100 gram of water। चैप्टर में आगे चलते हैं और जानते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। यहां हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस को दो कॉलम्स में डिवाइड किया है, जिनमें हम कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। इन फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। मींस जो एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनसे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उसकी या तो स्टेट चेंज हो जाएगी या शेप चेंज होगा। सेकंड है फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी, इट कैन बी रिवर्स्ड इजीली। फिजिकल चेंजेस टेम्परेरी होते हैं जिनको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वेरी लिटिल हीट और लाइट is absorbed or given out during a physical change। किसी फिजिकल चेंज के होने पर बहुत कम अमाउंट में हीट या फिर लाइट एब्जॉर्ब होती है या फिर गिवन आउट है। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं जो कि है मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। अब क्योंकि यहां पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए जो मास ऑफ एग्जिस्टिंग सब्सटेंस है वो चेंज नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस। वाटर को फ्रीज करके आइस बनाने में सिर्फ वाटर की जो है स्टेट चेंज हो रही है, ना कि इससे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। सेकेंड एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। वाटर को बॉयल करके हम स्टीम बना रहे हैं, मींस जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जा रहा है इनटू गैसियस स्टेट में। थर्ड एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अगला एग्जांपल देखते हैं जो कि है मिक्सिंग ऑफ आयरन नेल्स इन सैंड। नेक्स्ट एग्जांपल है टीयरिंग ऑफ पेपर। पेपर को टीयर करने पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, जो पेपर टीयर किया हुआ है वो पेपर ही रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है फोल्डिंग ऑफ पेपर।
इसमें भी जो पेपर पहले था वही पेपर बाद में है, बस उसका शेप चेंज हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोलिंग ऑफ रोटी, रोटी बेलना, जिसमें डॉ का जो शेप होता है वो रोटी का शेप ले लेता है। लास्टली जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसका सिर्फ शेप चेंज होता है, ना कि उससे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। तो केमिकल चेंजेस की जो प्रॉपर्टी है वो है न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं जो है केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड यूजुअली इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है, जो यूजुअली इरिवर्सिबल होता है। थर्ड पॉइंट है लॉट ऑफ हीट और लाइट इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तब उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में या तो हीट या फिर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर बाहर निकलेगी। फोर्थ पॉइंट है मास ऑफ सब्सटेंस चेंज। यहां पर मास ऑफ सब्सटेंस चेंज हो रहा है टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। अल्टीमेटली हम ये देखें कि जो केमिकल चेंजेस हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। यहाँ एक सब्सटेंस का मास चेंज होने पर जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ये मास जो है ये न्यू सब्सटेंस के मास में चेंज हो जा रहा है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर एक केमिकल चेंज है जिसमें अगर पेपर को हम बर्न कर दें तो उससे बन जाती है ऐश, जिससे वापस पेपर बनाना इम्पॉसिबल है। सेकंड इज रस्टिंग ऑफ आयरन। किसी लोहे की चीज में जंग लग जाना एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है वो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फल का पकना, ये भी एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ प्लांट। किसी प्लांट की ग्रोथ जो है वो भी केमिकल चेंजेस की वजह से होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। अब यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स और यहाँ हमने लिखा हुआ था मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स में जो सॉलिड वैक्स है वो कन्वर्ट हो जा रही है इनटू लिक्विड वैक्स, बट इससे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा। बट बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स में जो कैंडल वैक्स है वो वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। और लास्ट एग्जांपल है बेकिंग ऑफ रोटी। रोटी सेकना, जिसमें जो डो है वो इन कांटेक्ट ऑफ हीट आकर बेक हो जाती है और फाइनली जो रोटी है वो खाने लायक हो जाती है।